हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम ना ईवीएस की 1 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने उनको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने एक अलग से जो प्लेलिस्ट होती है वो बना दी है, एचएसएससी टीजीटी ईवीएस करके, एनवायरनमेंट अवेयरनेस फॉर एचएसएससी टीजीटी। तो वहाँ से जा करके आप उनको देख लीजिए। हमारी 1 यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो 15 मार्क्स का एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आने वाला है, जिसके अंदर हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोल देते हैं उसको, उससे रिलेटेड जो हमारा कंटेंट आने वाला है उसको हम फटाफट से डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो रहने वाली है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। ओके, शिक्षार्थी को समझना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है व्हाट इज ग्रोथ। और इस यूनिट में काफ़ी ऐसे टॉपिक है जो आपने सीटेट के टाइम पे, एसटेट के टाइम पे पढ़े होंगे। कौन है? हाँ बोल। हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ होती क्या है? तो ग्रोथ की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको अच्छे से समझेंगे। व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट्स ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। जब हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी शारीरिक संरचना होती है, वो हमारा ग्रो करना स्टार्ट करती है, तो उसी को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सोरेनसन, जो हर्बर्ट सोरेनसन है, उन्होंने जो ग्रोथ की जो डेफिनेशन है वो किस तरह से दी है? शरीर का बड़ा और भारी होना ही क्या है? वृद्धि है। शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। ओके, तो आप लोगों को ग्रोथ समझ में आया। आगे जो और भी कंसेप्ट देखते हुए चलेंगे, बाद में डिफरेंस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में, तो वहाँ से भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, जो एनसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिका, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज डिफाइंड एज द ग्रोथ इन साइज और अमाउंट ऑफ एंटिटी। कि वही बात है कि साइज में क्या होना? ग्रोथ होना ही क्या होती है? साइज और अमाउंट में बढ़ोतरी होना ही क्या होती है? ग्रोथ होती है। अकॉर्डिंग टू हरलोक, जो मेन डेफिनेशन है वही मैंने ऐड की है। ठीक है, हरलोक के अकॉर्डिंग क्या है? वृद्धि के आकार अनुपात में परिवर्तन पुराने लक्षणों का लोप होना नवीन वैशिष्ट्यों के अधिग्रहण के रूप में परिभाषित करते हैं। हरलोक ने क्या कहा है कि जो हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको, उनके अनुपात में क्या होती है? वृद्धि होती है। जो पुराने लक्षण होते हैं उनका विलोप होता जाता है और जो नवीन लक्षण है वो आते जाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार वृद्धि क्या होती है? वृद्धि दैहिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है। जो वृद्धि है दैहिक एवं संरचनात्मक, जो हमारे शरीर में, बॉडी में, जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आते हैं वही क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ समझ में आ गया। अब देखिए व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट के अंदर जब हमारा जो मानसिक है, जो हमारा मेंटल लेवल है, जो हमारा सोशल लेवल है, जो हमारा इमोशनल लेवल है, जो हमारा सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, उन सभी में क्या आती है? वृद्धि होती है। उन सभी की बढ़ोतरी होती है। उन सभी का लेवल पर फर्क पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर ने डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन दी है? डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड स्लोइंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक कैसा प्रोसेस है? सिक्वेंशियल है, क्रम में है, और एक कैसा प्रोसेस है? स्लोइंग, धीरे धीरे होता है। हरलोक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटल स्टेज एंड कंटिन्यूअस रेगुलरली टिल डेथ। हरलोक के अनुसार जो डेवलपमेंट है वो पेरेंटल स्टेज से स्टार्ट होकर के डेथ तक जाता है, यानी जो हमारे बचपन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी परवरिश कर रहे होते हैं, तभी से जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक चलता है? डेथ तक चलता है। फ्रेंड, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है वो मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। आप लोग पहले भी उसके बारे में अवगत हो, आप उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं, सीटेट में, एचटेट में। ठीक है, तो अब देखिए अरस्तु के अकॉर्डिंग क्या था? अरस्तु के अकॉर्डिंग विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, जो विकास है और जो वृद्धि है उसमें क्या क्या अंतर होते हैं, तो उसको देखते हैं। एक एक करके सभी को देखते हुए चलते हैं। वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो वृद्धि है एक विशेष आयु तक जाकर क्या होगी? रुक जाएगी। हमारे शरीर की हाइट बढ़ती है, तो एक जब हम पहुंच जाते हैं हमारी किशोरावस्था में, जब पहुंचने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है? हमारी हाइट स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो ये डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में। वृद्धि विकास का एक चरण है।
जो वृद्धि है वो विकास का क्या है, एक पार्ट है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है, विकास के अंदर वृद्धि को भी मापा जाता है। वृद्धि में परिवर्तनों को देखा हुआ मापा जा सकता है। वृद्धि के अंदर जो परिवर्तन है वो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको हम माप सकते हैं। जबकि विकास में ऐसा नहीं होता है। विकास में होने वाले परिवर्तनों को क्या किया जाता है, अनुभूत किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। उनको महसूस कर सकते हैं लेकिन उनको माप नहीं सकते हैं। ओके, वृद्धि जो होती है मुख्यतः कैसा परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है। जबकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, सभी तरह का, जितने भी तरह के जो छोटे छोटे डेवलपमेंट हो सकते हैं उन सभी का डेवलपमेंट, उन सभी को जोड़कर ही हमारी जो प्रोसेस डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। ओके, वृद्धि का स्वरूप बाह्य एवं आंतरिक होता है। वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य एवं आंतरिक होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, वृद्धि कैसी होती है, दिशाहीन होती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। जो वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य एवं आंतरिक होता है, और जो विकास का स्वरूप है वो भी आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। वृद्धि कैसी होती है, दिशाहीन होती है, और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, ओनली क्वांटिटेटिव, जो वृद्धि है वो ओनली कैसी है, क्वांटिटेटिव है। उसको केवल मात्रात्मक मतलब मापा उसको केवल क्या कर सकते हैं, मात्रात्मक होता है। ठीक है ना, जबकि जो हमारा विकास है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। वृद्धि कोशिकाओं पर आधारित होती है, प्रक्रिया है। जो वृद्धि है वो कैसी प्रक्रिया है, एक संरचनात्मक है, जबकि जो विकास है वो एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। ओके, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेज हैं उनके बारे में देखते हैं। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में जन्म से पूर्व भी होती है और जन्म के बाद भी होती है। तो जन्म से जब पहले जो स्टेजेज है पहले उनके बारे में देखते हैं। कौन कौन सी स्टेजेज होती है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल। कौन कौन सी स्टेजेज होती है, जर्मिनल, जर्मिनल को डिम्बावस्था बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक को पिंडावस्था बोलते हैं, और फीटल को भ्रूणावस्था बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। जर्मिनल में 0 से लेकर 2 वीक्स तक का जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है वो आता है, जबकि एम्ब्रियोनिक में 2 से 5 वीक का भ्रूण आता है, और 9 वीक से जन्म तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था बोलते हैं, फीटल स्टेज बोलते हैं। ओके, और अब देखो जन्म के पश्चात, जन्म लेने के बाद में क्या क्या किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, ये तो जन्म से पूर्व हो गया। जन्म से पूर्व होने के बाद बच्चा जन्म ले लेगा, और जन्म से लेकर 2 साल तक जो स्टेज होती है उसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, यानी उसको शैशवावस्था बोलते हैं। देन चाइल्डहुड स्टेज, जिसके अंदर 3 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। चाइल्डहुड स्टेज में 3 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। एडोलेसेंस, जिसके अंदर 12 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। एडोलेसेंस किशोरावस्था में 12 से 16 वर्ष के बच्चे आते हैं। अडल्टहुड 18 से 60, अडल्टहुड में 18 से 60, और ओल्ड एज में 60 से ऊपर के आते हैं। ओके, मैचुरेशन इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस। मैचुरेशन यानी परिपक्वता। परिपक्वता किसका प्रोसेस है, डेवलपमेंट का। मैचुरेशन के बारे में भी हम आगे डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे मैचुरेशन क्या होती है, क्योंकि मैचुरेशन आपके सिलेबस में गिवन है। और आप फ्रेंड्स, अभी जो KVS का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था मैचुरेशन से रिलेटेड, लगभग सभी शिफ्टों में आए थे। ओके, और अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विकास के सिद्धांत। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी KVS के जो एग्जाम चले थे उन सब में एक एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जा रहा था, तो इनको अच्छे से देखिएगा। विकास के सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। गति दर एक सी नहीं होती। कभी विकास हो सकता है ज़्यादा हो रहा हो और कभी कम हो रहा हो, जो गति दर है वो एक सी नहीं रहती है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत क्या होता है, सभी में क्या होती है, व्यक्तिगत अंतर होता है। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का विकास धीरे होता है। ओके, विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता मीन्स क्या समझ रहे हो भाई, पहले क्या होगा, जैसे कि पहले जो बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है, पहले वो किस स्टेज में जाएगा, शैशव बनेगा ना, शिशु बनेगा। शिशु के बाद क्या बनेगा, बच्चा, और बच्चे के बाद फिर वो क्या बनेगा, किशोर बनता है। तो इस तरह से चलता रहता है ना। तो विकास क्रम की क्या होती है, एक रूपता होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो विकास है वो हमेशा सामान्य से कहाँ चलता है, विशिष्ट की ओर। पहले कैसा विकास होता है, सामान्य विकास होता है, और सामान्य के बाद फिर विशिष्ट विकास, यानी किसी पर्टिकुलर जो क्या होते हैं,
एक विशेष क्षेत्र होता है उसके अंदर होने लगता है। एकीकरण का सिद्धांत कि जो सारे जो विकास हैं, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट में जो कौन जैसे मोरल है, सोशल है, इमोशनल है, सब क्या होते हैं, एकीकरण होता है। सबका क्या होता है, एकीकरण होता है। परस्पर संबंध, आपस में क्या रखते हैं, ये संबंध रखते हैं, तो इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल, डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल यानी चक्रीय आकार, सॉरी चक्रीय नहीं, स्पाइरल मीन्स इस तरह से स्प्रिंग के आकार का था। जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है। हेरिडिटी यानी आप समझते होंगे आनुवंशिकता, एनवायरनमेंट पर्यावरण। आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाई एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, यानी उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा के सिद्धांत, देखो विकास की दिशा के दो सिद्धांत हैं, इनको अच्छे से देखना। स्फेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और आप फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट चल रही है, तो अगर आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप लोग यूट्यूब में ऑप्शन होता है कम ज़्यादा करने का स्पीड, तो वहाँ से कर लीजिएगा। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक ना आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। हमारी जो CDP है वो 15 मार्क्स की आने वाली है, तो हमें और टॉपिक्स पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। इसको बस आप एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपके पास पहले से नोट्स बने रखे हैं तो उनको रिवाइज कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपसे लोगों से बात कर रही थी स्फेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में, तो इसके बारे में देखते हैं। स्फेलोकोडल को क्या बोलते हैं, लंबवत। प्रोक्सिमोडिस्टल को क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं, मेरे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो स्फेलोकोडल है, ये वैसे आपको एग्जाम में ना ये ऐसा का ऐसा भी देखने को मिलता है, हिंदी में लिख देगा इसको प्रोक्सिमोडिस्टल, केंद्र अभिमुख, कुछ ऐसा बोलते हैं। स्फेलोकोडल लंबवत। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, सफेलो, आपको याद रखना है, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। सफेलो से सिर से पैर की ओर, ओके। प्रोक्सिमोडिस्टल केंद्र से प्रारंभ फिर भारी विकास। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सफेलोकोडल लंबवत सिर से पैर की ओर, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है वो केंद्र से प्रारंभ होकर बाहर की तरफ विकास होता है। ये हमारे विकास के सिद्धांत हो गई। अब मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी देखेंगे, परिपक्वता क्या होती है, तो परिपक्वता को देखते हैं। भाई परिपक्वता क्या होती है, प्राणी में जो विशेषताएं आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त होती हैं वे काल क्रम में स्वतः एक विशेष क्रम में और एक विशेष गति से प्रकट हो जाती हैं। कि प्राणी के अंदर कुछ विशेषताएं हैं जो कि आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त हुई है। आनुवंशिकता समझते हो ना, आनुवंशिकता मीन्स जो आपके पेरेंट्स से उनसे आपके अंदर आती हैं, ठीक है। विकाल क्रम में स्वतः एक विशेष क्रम में, अपने आप एक विशेष क्रम में और एक विशेष गति से प्रकट हो जाती हैं। आनुवंशिकता के गुणों के इसी क्रमिक और स्वैतिक विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। जो आनुवंशिक गुण थे उनके इसी क्रम को और उनके अपने आप विकसित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है, मैच्योरिटी कहा जाता है। जो आनुवंशिक गुण है वो अपने आप हमारे परिपक्व होने लगते हैं, उस क्रम को क्या कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है। जैसे कि रेंगना, खिसकना, बैठना, ये हम जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है बच्चा अपने आप सीखने लगता है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विकास दो मुख्य प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। जो विकास है फ्रेंड्स, दो तरह की मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। वो दो मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, एक तो मैच्योरिटी और एक है लर्निंग। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। विकास दो मुख्य प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, कौन कौन सी, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। मैच्योरिटी के अंदर क्या होता है, देखिए अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, ये परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, अपने आप परिवर्तन होते रहते हैं, आपको किसी भी अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है मैच्योरिटी के लिए। अब बच्चा रेंगना सीख रहा है, खिसकना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, उठना सीख रहा है, तो उसको उसके लिए ना किसी अलग से विशेष अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि लर्निंग बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। लर्निंग यानी सीखना है कुछ, ठीक है, अधिगम है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। मैच्योरिटी से और लर्निंग से, दोनों से ही क्या होता है, विकास होता है। विकास हमारा मैच्योरिटी से भी होता है, परिपक्वता से भी होता है और लर्निंग से भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, परिपक्वता से बच्चों की शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन आते हैं। परिपक्वता से क्या होता है कि बच्चों के शारीरिक विशेषताओं में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। किससे,
परिपक्वता से। जैसे जैसे बच्चा क्या होगा, परिपक्व होगा, तो उसके जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो भी मतलब जो उसके शरीर के जो अंग हैं वो परिपक्व होना स्टार्ट होंगे, उसके अंदर आपको जो चेंजमेंट है वो देखने को मिलेंगे। जबकि लर्निंग से व्यवहार संबंधी परिवर्तन आते हैं, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही है ना अधिगम, तो व्यवहार संबंधी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण जाति के सभी सदस्यों में समानताएं उत्पन्न होती है। कि ये जैसे कि अब मनुष्य का बच्चा है तो वो उसी तरह से बैठना सीखता है, ठीक, वो ऐसे नहीं है कि जो बच्चा है वो एकदम से खड़ा होकर चलना लग जाएगा, नहीं, पहले वो बोलते हैं ना उसको, वो गुडलिया चलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। तो संपूर्ण जाति के सभी सदस्यों में समानताएं होती है मैच्योरिटी के अंदर। जबकि जो लर्निंग है उसमें सीखने के कारण बच्चों में भेदभाव उत्पन्न होते हैं, जो उनका सीखने की एबिलिटी सभी की अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ ए चाइल्ड। जो मैच्योरिटी है वो बच्चे की हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, आनुवंशिकता से रिलेटेड होती है। द चाइल्ड लर्न्स मोर इन ए हाईली स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट। जबकि लर्निंग है, अगर उसके लिए बच्चे को जो एनवायरनमेंट है वो हाईली स्टिमुलेटेड दिया जा रहा है, एक अच्छा वातावरण दिया जा रहा है, तो बच्चे की जो सीखने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग कैसा है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जबकि मैच्योरिटी के अंदर एक एज लिमिट है, मैच्योरिटी के अंदर एक एज लिमिट है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। भाई जो मैच्योरिटी है उसके अंदर क्या है, एक एज लिमिट है, एक एज तक जा करके मैच्योरिटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको हाइट का एग्जांपल देख करके बताया था, ठीक है। अब बच्चों में जब एक मान लो लड़का है, उसके अंदर जब दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं तो वो एक मतलब निश्चित टाइम पर जा करके वो रुक जाते हैं, ठीक है, ग्रोथ जैसे उसकी होने लगती है दाढ़ी मूंछों की। जबकि जो लर्निंग है वो एक कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट है उसकी जो वाद विवाद है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डिबेट्स आती है वो क्या आती है, नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति एवं पोषणवाद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रकृति एवं पोषणवाद। जो फर्स्ट डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर, उसके अंदर प्रकृति एवं पोषणवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है फ्रेंड्स, ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है, उनका एक उत्पाद होता है। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट क्या बनता है, डेवलपमेंट बनता है। हेरिडिटी दो तरह की बताई गई है, जेनोटाइप और फेनोटाइप। हेरिडिटी दो तरह की, जेनोटाइप और फेनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए, जीनोटाइप सेट लिमिट और फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जीनोटाइप है वो तो एक लिमिट सेट करती है, ये आप बस ऐसे ही ध्यान रख लेना कि जीनोटाइप है वो लिमिट सेट करने के लिए, और जो फिनोटाइप है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होती है। नेचर क्या होता है, जो आनुवंशिकता से मिलता है। नेचर फ्रेंड्स आनुवंशिकता से मिलता है, नर्चर जो वातावरण से मिलता है। नेचर क्या होगा, प्रकृति, यानी जो कहाँ से मिल रहा है हमें, आनुवंशिकता से मिल रहा है। नर्चर जो वातावरण से मिल रहा है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिबेट्स पढ़ रहे हैं नेचर वर्सेस नर्चर की। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर, नेचर और नर्चर का दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये हमने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश की, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे इसके जो अलग अलग जो हमारे मनोविज्ञानी हुए हैं वो भी देखेंगे, किसने नेचर को सपोर्ट किया, किसने नर्चर को सपोर्ट किया, ठीक है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपके समझ में आ रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए। और आप फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके CTET, HTET यानी HSSC के लिए तो बिल्कुल है ही, ये TGT के लिए तो बिल्कुल है, क्योंकि उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन आपके जो भी और एग्ज़ाम है, HTET, CTET, RPSC, जहाँ पर भी आपकी CDP वगैरह आती है, उस सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारी डिबेट क्या आ जाती है, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी यानी निरंतरता वर्सेस अलगाव, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी थ्योरी सजेस्ट दैट एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज ए स्मूथ एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ नॉट स्टेज स्पेसिफिक। भाई जो कंटिन्यूटी है वो क्या बता रहा है, कंटिन्यूटी को जिन्होंने कंटिन्यू को
कंटिन्यूटी को जिन्होंने सपोर्ट किया है उन मनोवैज्ञानिक के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी है वो क्या सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज ए स्मूथ एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, एक स्मूथ प्रोसेस है, ग्रेजुअल धीरे धीरे होता रहता है। इट इज़ नॉट स्टेज स्पेसिफिक, ये किसी भी स्टेज स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, इसके अंदर कोई स्टेज नहीं बताई गई। कंटिन्यूटी वालों ने कोई भी स्टेज नहीं बताई है। इसका किसने बताया है, वाइगोत्स्की ने कंटिन्यूटी को प्रमोट किया है। द बेस फॉर द पाथ ऑफ ऑल द डेवलपमेंट स्टेट इज कॉमन, जो जितनी भी डेवलपमेंट स्टेज है उन सब के लिए जो रास्ता है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, ऐसा किसने बताया है, वाइगोत्स्की ने। जबकि जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी को मानने वाले क्या बताते हैं, चेंज इज अब्रप्ट, चेंज कैसा है भाई, अब्रप्ट है। ठीक है, बीच में ना रुकता हुआ चलता है। एंड सडन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, अचानक से भी होता है और रुकता हुआ भी चलता है। यानी इसके अंदर क्या बताई गई है, स्टेजेज बताई गई हैं। इसके अंदर क्या बताई गई है, स्टेजेज बताई गई है। विकास की सभी अवस्थाएं अलग होती हैं और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ऐसा किन्होंने बताया है, पियाजे हो गए, एरिक्सन हो गए, जिन्होंने डिसकंटिन्यूटी को प्रमोट किया है। फ्रेंड्स समझ में आया। कॉन्टिन्यूटी क्या थी, जिसके अंदर कोई भी स्टेज स्पेसिफिक नहीं है, जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता रहता है। जबकि डिसकंटिन्यूटी में स्टेजेस बताई गई हैं कि भाई विकास है उसके लिए अलग अलग स्टेजेज होती हैं। और ऐसा किसने बताया है, पियाजे और एरिक्सन ने इसको प्रमोट किया है। आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी डिबेट आ जाती है, क्या आ जाती है, एक्टिविटी वर्सेज पैसिविटी। एक्टिविटी यानी जो रचनावादी, पैसिविटी निष्क्रियवादी। विकास की प्रक्रिया में बच्चा सक्रिय रहता है, वे अपने विकास का मार्ग स्वयं चुनते हैं, डज नॉट एक्सेप्ट व्हाट इज कमिंग नेचुरली। सॉरी फ्रेंड्स, अभी ना तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है। ओके, तो जो विकास एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी के अंदर क्या बताया गया है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कौन सक्रिय है, बच्चा सक्रिय है। कौन सक्रिय है, बच्चा क्या है, सक्रिय है। और बच्चा अपने विकास का मार्ग स्वयं चुनेगा। बच्चे को एक्टिव बताया गया है, वो जो उसे नेचर से जो मिल रहा है उसको एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कौन, बच्चा। तो वो कौन से होंगे, एक्टिविटी। जबकि इसके साथ में एक्टिविटी वर्सेस क्या है, पैसिविटी। जो पैसिव है, जो व्यवहारवादी हैं, जैसे कि जॉन लोक कैसे थे, व्यवहारवादी थे। इन्होंने क्या बताया था, टेबुला रासा। ठीक है, यानी ये इसमें क्या बताता है कि बच्चा क्या है, ऐसे क्रिया है, उसे जो मिलता है वो उसे वैसा का वैसा स्वीकार कर लेते हैं। यानी बच्चे को जिस तरह से ढाला जाएगा, जिस तरह से मोल्ड किया जाएगा, वो उसी तरह से मोल्ड हो जाएगा। ऐसा कौन बताते हैं, व्यवहारवादी बताते हैं। इज इट क्लियर। ओके, देखो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ डिबेट आती है वो क्या आ जाती है हमारी, यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तो इसके बारे में देखिए, सार्वभौमिकता या फिर कोई स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, तो सार्वभौमिकता, सभी लोग विकास के एक जैसे कर्मिक स्वरूप से होकर गुजरते हैं, कि जो सभी लोग हैं, जो विकास जो है वो कैसा चलता है, सार्वभौमिक चलता है। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक में क्या है कि डेवलपमेंट चेंज आर डिफरेंट अक्रॉस कल्चर, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। कि जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर समाज का, संस्कृति का, समुदाय का, इन सब का क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आप लोगों को डिबेट बताई है उसमें किसने किस किस चीज़ का समर्थन किया है वो हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी नेचर का किस किसने समर्थन किया है, जीन पियाजे, गाल्टन, डार्विन, विलियम वुंट, हैब। ये सब क्या थे, प्रकृतिवादी थे। ये ना आपको याद रखने हैं, जीन पियाजे, गाल्टन, डार्विन, विलियम वुंट। ये जो हम डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर है ये। जीन पियाजे, गाल्टन, डार्विन, विलियम वुंट, ये सब कैसे हैं, प्रकृतिवादी हैं। उसके बाद पोषणवादी क्या था, नेचर वर्सेस नर्चर था ना। तो नेचर की हमने देख ली, नेचर को किस किसने प्रमोट किया था। अब नर्चरवादी कौन कौन थे, पोषणवादी कौन कौन थे, वाइगोत्स्की, वाटसन, पावलव, गैनी। वाइगोत्स्की, वाटसन, पावलव और गैनी। रेनफोर्समेंट थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये किस थ्योरी को मानते थे, रेनफोर्समेंट थ्योरी को मानते थे, पुनर्बलन थ्योरी सिद्धांत को मानते थे, और साइको एनालिटिकल थ्योरी को मानते थे। कौन, हमारे जो नर्चरवादी हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, मैंने आपको पहले भी समझाया था। जो कंटिन्यूटी वाले हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो विकास है वो एक धीरे धीरे चलने वाला कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, इन्फेंसी से अडल्टहुड में ऐसे चलता है। ठीक है, इसका समर्थन कौन कौन करते हैं, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बांडुरा, हेविंगहर्ट्स। वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बांडुरा, हेविंगहर्स्ट। डिसकंटिन्यूटी का समर्थन कौन कौन करते हैं, जीन पियाजे,
कोहलबर्ग, एरिक्सन, जिन्होंने भी ना ये स्टेज थ्योरी दी है ना, तो वो सब किस में आ जाएंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी में। तो इन्होंने इनकी स्टेजेस बताई हैं अलग अलग से। तो ये कुछ इस तरह से करके ना इनका जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होता है। स्टेज थ्योरी किसके अंदर आती है, डिसकॉन्टिन्यूटी में, और कंटिन्यूटी में क्या आती है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस चलता रहता है, कोई भी स्टेजेस नहीं होती है। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। एक्टिविटी को मानने वाले कौन कौन थे, जिसके अंदर जो बता रहे थे कि भाई जो बच्चा है वो सक्रिय होगा, तो ऐसा कौन कौन कर रहे थे, प्याजे, वाइगोस्की, स्किनर, जहाँ पे बच्चे को क्या बताया गया है, एक्टिव बताया गया है। जबकि जॉन वॉटसन, पावलोव और जॉन लोक हमने देखा था ना, ये क्या बताते हैं, बच्चे को क्या बताते हैं, पैसिव बताते हैं, ये पैसिविटी को प्रमोट करते हैं। यूनिवर्सिटी वर्सेस कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, ब्रोन, फैन ब्रेबर, कैसल, अल्बर्ट बांडूरा, ये सब इससे रिलेटेड है, इस थ्योरी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, मच ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज कम्प्लीटली एस्टेब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 5। कि जो अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड ने क्या बताया है कि जो चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी है, चाइल्ड का जो पर्सनैलिटी है वो एज ऑफ 5 तक क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। प्रारंभिक और बाद के अनुभव, अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ तक इसमें इतना ही था। अब हमारी क्या कंप्लीट हो चुकी है, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को एक्टिविटी, पैसिविटी और जो क्या बताया, नेचर वर्सेस नर्चर, इसको ना, और कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, इनको अच्छे से कर लेना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेवलपमेंटल टेक्निक्स, जो हमारा गिवन है। डेवलपमेंटल टेक्निक्स, अप्रोच, उपागम। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, डेवलपमेंटल टेक्निक्स में दो तरह की टेक्निक बताई गई है। डेवलपमेंट टेक्निक्स में क्या किया गया है, दो तरह की टेक्निक बताई गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंटल टेक्निक्स। डेवलपमेंट टेक्निक्स के अंदर फ्रेंड कौन कौन सी आती हैं, दो टेक्निक्स आती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, इनको अच्छे से देखना है। पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, जहाँ पर भी डेवलपमेंट टेक्निक्स जो टॉपिक दिया गया, जैसे KVS के एग्जाम में दिया गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था क्रॉस सेक्शनल से और लॉन्गिट्यूडनल से, लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसको आपको अच्छे से देखना है। देखिए क्या होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम पे डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, उनको डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम, अलग अलग हमने ग्रुप ले लिए हैं, लेकिन सेम टाइप पे उनको क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो वो तो क्या हो गई हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कौन सी स्टडी हो गई, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जबकि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम, अलग अलग टाइम पे सेम ग्रुप को कंपेयर करते हैं। जैसे कि समझ में आया कि जैसे कि हमारे पास क्लास, मान लो क्लास 1st 2nd 3rd है। ओके, तो क्लास 1st 2nd 3rd को हमने एक ही टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं। आज मैंने बुला ली क्लास 1st 2nd 3rd और उनको मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो वो तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। किसका एग्जाम्पल हो गया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। लेकिन मैंने आज क्लास 1st को बुलाया है, ग्रुप 1 को बुलाया है टाइम 1 पे। ठीक है, टाइम 1 पे मैंने ग्रुप 1 को बुलाया, फिर ग्रुप 1 को ही मैंने टाइम 2 पे बुलाया, फिर ग्रुप 1 को ही मैंने कब बुलाया है, टाइम 3 पे। उसके अंदर जो टाइम स्लॉट है वो क्या होंगी, अलग अलग होगी। सेम ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे PDF में ना थोड़ी सी मिस्टेक है, ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। सेम ग्रुप को अलग अलग टाइम पे स्लॉट पे, फर्स्ट क्लास को मैंने आज बुलाया, फिर मैंने उसको कल बुलाया, फिर मैंने उसको परसों बुलाया, अलग अलग 3 टाइम पे बुलाया है। तो सेम ग्रुप है, लेकिन जो डिफरेंट टाइम स्लॉट में उसको बुला करके क्या किया, मैंने कंपेयर किया। तो वो किसके अंतर्गत आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंतर्गत आता है। क्लियर, ओके। तो फ्रेंड्स क्या देखा हमने कि जो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। यानी सेम टाइम T1 सेम रहेगा, लेकिन ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके अंदर ग्रुप हमारे सेम रहेंगे और टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ग्रुप 1 होगा हर टाइम पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 1 पॉइंट इन टाइम, सेवरल पॉइंट्स इन टाइम। इसके अंदर पॉइंट है वो एक टाइम पे रहेगा, इसके अंदर अलग अलग रहेंगे। डिफरेंट सैंपल्स, इसमें क्या थे फ्रेंड्स, सैंपल अलग अलग थे। मैंने 1st 2nd 3rd तीनों क्लासों को बुलाया था। ठीक है, इसके अंदर मैं सिर्फ क्लास 1st को ही बुलाने वाली हूँ भाई, एक को 10 बजे, एक को 12 बजे, एक को 1 बजे। ठीक है, तो आपको अब इस तरह के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। स्नैपशॉट ऑफ ए गिवन पॉइंट इन टाइम, चेंज एट ए सोसाइटल लेवल, चेंज एट द इंडिविजुअल लेवल। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स कि जो अलग अलग ग्रुप थे तो उसके अंदर क्या हो रहा है,
भाई अलग अलग को देखा जा रहा है, चेंज एट ए सोसाइटल लेवल, ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि इसके अंदर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर चेंज एट इंडिविजुअल लेवल, हर एक का इंडिविजुअल लेवल देखा जा रहा है कि भाई कितने टाइम में वो कितना क्या कवर कर पाता है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी होगी, जो क्रॉस सेक्शनल होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, लेस टाइम टेकिंग होगी, टाइम उसमें कम लगेगा क्योंकि एक ही टाइम पे हमने सभी को बुला लिया है, तो कॉस्ट इफेक्टिव लेस टाइम टेकिंग कौन सी होगी, क्रॉस सेक्शनल। जबकि ज़्यादा टाइम कौन लेगी, लॉन्गिट्यूडनल लेगी, और वो क्या होगी फ्रेंड्स, एक्सपेंसिव भी होगी क्योंकि अलग अलग टाइम पे करवानी पड़ रही है वो स्टडी, हमें अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है और एक्सपेंसिव है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या है फ्रेंड्स, फॉलो डिसकंटिन्यूटी, इसके अंदर कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगी, कंटिन्यूअस स्टडी होगी, कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस कैसे, भी पहले हमने कब बुलाया 10 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे, और फिर मैंने उसको बुलाया 2 बजे, तो उसके अंदर क्या चल रही है, कॉन्टिन्यूटी चल रही है। जबकि ये हमने सिर्फ एक बार 10 बजे बुला कर ही फिनिश कर ली। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन है जो इनको हम देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। स्टडी ऑफ चिल्ड्रन सोशल रेस्पॉन्स फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर, कि कोई बच्चा है उसके हमें जो सोशल रेस्पॉन्सेज हैं उनकी स्टडी करनी है बर्थ से लेकर 5 ईयर की। तो फ्रेंड्स बच्चा कितना है, एक है, यानी ग्रुप कितना है, एक है। फ्रेंड्स एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे, एज इट इज़ KVS में, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ना अच्छे से देख लीजिए। अब बच्चा क्या था हमारा, एक था, ग्रुप क्या है हमारा, एक है, लेकिन हमें उसकी स्टडी कब करनी है, बर्थ से लेकर 5 साल तक की, यानी पहले उसने जन्म लिया, फिर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो ये कौन सा स्टेज है हमारा, टाइम स्लॉट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। कौन सी स्टडी है ये, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। डू चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज शो द सेम इमोशनल रिस्पॉन्स टू व्यूइंग टीवी शोज और घोस्ट, क्या कह रहा है, अलग अलग एज के क्या हैं, बच्चे हैं, अलग अलग एज के बच्चे सेम टाइम पे बैठ करके टीवी देख रहे हैं, तो वो किस तरह की एक्टिविटी बताएंगे, ठीक है, कोई घोस्ट, कोई हॉरर वगैरह मूवी वगैरह देख रहे हैं। तो फ्रेंड डिफरेंट एज की जब बात होगी तो कौन सी स्टडी होगी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। क्लियर। क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी डिजाइन, जो क्रॉस कल्चरल स्टडी है वो किसका एग्जाम्पल है, केस स्टडी डिजाइन, किसका एग्जाम्पल है, केस स्टडी डिजाइन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ अर्ली पेरेंटल डिप्राइवेशन ऑन एडजस्टमेंट ड्यूरिंग प्री एडोलेसेंस, फ्रेंड्स क्या बता रहा है, इसके अंदर हमें स्टडी करनी है कब की, अर्ली पेरेंटल स्टेज से कब तक की, उसकी जो प्री एडोलेसेंस स्टेज है वहां तक की। तो सेम ही बनता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, तो ये कौन सी हमारे अंदर कौन सी स्टडी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। कौन सी स्टडी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। इज इट क्लियर। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस देखे, उनकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट देखी एंड डेवलपमेंटल टेक्निक्स देखी, जो हमारे विकासात्मक उपागम थे उनके बारे में देखा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों के लिए SSSC TJT के लिए फर्स्ट वीडियो बनाई है, आपको ये कैसी लगी, किसके लिए, मैंने एजुकेशनल प्रोस्पेक्टिव जो हमारा आने वाला है उस सब्जेक्ट में। बाकी एनवायरनमेंट की 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए। और इस वाली वीडियो में आप कैसा रेस्पॉन्स देते हैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो उतनी ही जल्दी लेकर के आऊँगी और हम कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे इसी तरह से नोट्स की हेल्प से। और आपको मेरे नोट्स कैसे लगे ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी ही दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।